हम लोगों ने कहां तक बात की थी? आपका 262 अभियुक्त का उन्मोचन कब किया जाएगा, यहां तक बात हुई थी? हैं 263 आरोप विरचना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये कंप्लीट हो गई थी। यानी 263 सबसेक्शन 1 ये कंप्लीट हुई होगी। 263 सबसेक्शन 2 इस पर बात होनी होगी। और आपका कह रहा है 263 सबसेक्शन 2 में कि यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है, यानी इसके मतलब यह हुआ कि यहां पर आरोप की विरचना के लिए जरूरी नहीं है कि इतना साक्ष्य अवेलेबल हो जिसके आधार पर दोष सिद्धि संभव हो। यहां पर किसी भी साक्ष्य की जो उपलब्धता है वो इस श्रेणी की नहीं बताई गई जिसमें दोष सिद्धि या दोष मुक्ति यह संभव हो। यहां पर सिर्फ इतना ही देखना है कि उपधारणा करने का आधार मौजूद है या नहीं। इस स्थिति को जो समझना चाहिए वो इस स्थिति से समझना चाहिए कि जैसे जब सिविल प्रोसीडिंग चलती हैं और आप अस्थायी व्यादेश के लिए एप्लीकेंट होते हैं, अंतर्गत आदेश 39 नियम 1/2 सीपीसी में, तो वहां 3 स्थितियां बताई हैं जो अस्थायी व्यादेश अनुदत्त किए जाने के लिए जरूरी कानूनी स्थितियां कि आपका मामला प्रथम दृष्टया साबित होना चाहिए, आपका मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है, यह कब माना जाए? तो आप जिस आधार पर वाद को प्रस्तुत किए उस आधार का जो स्वत्व विलेख है वो स्वत्व विलेख जेन्युइन है, वो स्वत्व विलेख जेन्युइन नहीं है, ये तो विचारण का विषय है। लेकिन स्वत्व विलेख देखने से उसमें कोई कमी ये तो नजर नहीं आती है। अगर स्वत्व विलेख देखने मात्र से उसमें कोई कमी नजर नहीं आती है तो ये कहा जाएगा कि आपका दावा प्रथम दृष्टया साबित है, आपका जो केस है वो प्रथम दृष्टया साबित है। जैसे आपने एक वसीयत प्रस्तुत की या आपने एक विक्रय विलेख प्रस्तुत किया और इस वसीयत या विक्रय विलेख के आधार पर आपने न्यायालय के समक्ष कोई अनुतोष इसे प्राप्त करने का दावा किया अस्थायी व्यादेश के प्रारूप में। अब विक्रय विलेख जिस ढंग का होना चाहिए उसी ढंग का है, उसके प्रारूप में कहीं कोई कमी नहीं है। आप देखते हैं तो वो रजिस्टर्ड भी है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में जब तक कि कोई ये न कहे कि वो फर्जी है, वो कूट रचित है, तब तक उसे असली ही उपधारित किया जाएगा। और जब आप अस्थायी व्यादेश मांगने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं उस समय पोजीशन यह है कि आप क्योंकि आपने अस्थायी व्यादेश वाद के संस्थित किए जाते ही मांग लिया है, क्योंकि अस्थायी व्यादेश इसके मांगे जाने के लिए जो शर्त है वो शर्त सिर्फ इतनी है कि एक सिविल वाद होना चाहिए। और सिविल वाद कैसे संस्थित होता है यह आदेश 4 वो बता रहा है, आदेश 4 नियम 1। और सिविल वाद जैसे ही संस्थित होगा वैसे ही आप अस्थायी व्यादेश मांगने के अधिकारी हैं। अस्थायी व्यादेश आपको एक पक्षीय रूप से दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। किन दशाओं में दिया जा सकता है वो आदेश 39 नियम 3 उनमें लिखी है, लेकिन दिया जा सकता है।
और आपने जैसे ही सिविल वाद संस्थित किया है वैसे ही आपने अस्थायी व्यादेश की मांग यह न्यायालय के समक्ष रख दी है। और इसी अस्थायी व्यादेश को आप क्या बोलते हो कचहरी की भाषा में, टीआई। जो अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या आएगा, टेम्परेरी इंजंक्शन, ये शब्द आएगा। हिंदी में अस्थायी व्यादेश। आप जो स्टे ऑर्डर सामान्य भाषा में कहते हो वो इसी अस्थायी व्यादेश को स्टे ऑर्डर कहते हो। और जबकि आप स्टे ऑर्डर इस अस्थायी व्यादेश के लिए बिल्कुल गलत शब्द का उपयोग करते हो। इसके लिए स्टे ऑर्डर शब्द नहीं है, क्योंकि स्टे ऑर्डर बिल्कुल अलग बात है। स्टे ऑर्डर हमेशा वरिष्ठ न्यायालय है, अवर न्यायालय की कार्यवाहियों को रोकने के लिए जब कोई आदेश पारित करता है तो उसे ही स्टे ऑर्डर कहा जाता है। अगर जो रिविजनल कोर्ट है, ये जो अपीलेट कोर्ट है, ये जो वरिष्ठ न्यायालय हैं, उनके समक्ष आपने किसी भी अनुतोष की प्राप्ति के लिए कोई भी आवेदन किया है तो निचले न्यायालय में चल रही कार्यवाहियों को रोकने के लिए जो वरिष्ठ न्यायालय आदेश पारित करेंगे उसे ही स्टे ऑर्डर कहा जाता है। सिवाय इसके स्टे ऑर्डर किसी भी अन्य आदेश को नहीं कहा जाता। आप जो सिविल न्यायालय में मांगते हो वो अस्थायी व्यादेश है, वो स्टे ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप आम बोलचाल की भाषा में उसे स्टे ऑर्डर ही बोलते हो। और स्टे ऑर्डर कहते ही आप भी समझ लेते हो कि आप किस आदेश के बारे में बात कर रहे हो, और बाकी लोग भी समझ लेते हैं। लेकिन समझ लेना और शुद्ध होना दो अलग अलग बात है। आप जो कुछ समझ गए और जो कुछ शुद्ध है, इसके बीच पर्याप्त अंतर, पर्याप्त भेद ये हो सकता है, और वो रहता है। तो अस्थायी व्यादेश ये आप सिविल वाद संस्थित होते ही मांग सकते हो, और आपने सिविल वाद संस्थित करते ही अस्थायी व्यादेश की मांग कर दी। अब जब आपने जिस दिन सिविल वाद संस्थित किया उस दिन दूसरे पक्ष को ज्योतिषीय भविष्यवाणी ये तो हुई नहीं कि आपने उसके विरुद्ध सिविल वाद संस्थित कर दिया है। उसे कैसे मालूम होगा? तो न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ आप ही मौजूद होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और आपने जो सिविल दावा प्रस्तुत किया है वो दावा जिस स्वत्व विलेख, जिस टाइटल डीड जिस पर आधारित है, आपका यह कहना है कि अमुक व्यक्ति जो हमारे स्वामित्व के मकान में हमारे सुखपूर्ण उपभोग में बाधा प्रस्तुत करते हैं और इसका उन्हें कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपके सुखपूर्ण उपभोग में कोई बाधा प्रस्तुत करता है, सिर्फ इतना ही आपके पक्ष में अनुतोष अनुदत्त कर देने के लिए पर्याप्त बात नहीं है। हो सकता है उसे आपके सुखपूर्ण उपभोग में बाधा प्रस्तुत करने का कानूनी हक हो। वो आपका लाइसेंसी हो, वो आपका किराएदार हो, वो आपका बंधकदार हो, लेकिन आपका कहना यह है, आपका दावा यह है कि उसे कोई कानूनी हक नहीं है। और इसलिए हमें इस आशय का अस्थायी व्यादेश दे दिया जाए कि संबंधित व्यक्ति मेरे सुखपूर्ण उपभोग में कोई बाधा प्रस्तुत न करे। और आपसे जब पूछा गया कि आप इस मकान जिसके संबंध में आप अस्थायी व्यादेश मांग रहे हो, इसके स्वामी किस प्रकार हो, ये तो आप बताओ। तो आपने एक विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है, एक सेल डीड, ये न्यायालय के समक्ष रखी है, और ये सेल डीड ठीक उसी ढंग की है जैसी सेल डीड होनी चाहिए। अब यह भी हो सकता है कि जिसने वो सेल डीड आपके पक्ष में एग्जीक्यूट की उसे सेल डीड एग्जीक्यूट करने का कोई हक हो ही ना,
आपने चांदनी चौक की सेल डीड किसी के पक्ष में एग्जीक्यूट कर दी तो चांदनी चौक उसका नहीं हो गया। लेकिन यह सवाल विचारण के विषय कि सेल डीड का जो निष्पादक है उसे सेल डीड के निष्पादन का हक था या नहीं था, यह तो विचारण से तय होगा। यही तो मुख्य मुद्दा है जिस पर विचारण होना है कि उसे कोई कानूनी हक है आपके स्वामित्व वाले मकान में हस्तक्षेप का या नहीं है। आप जिस मकान के संबंध में अपने स्वामित्व होने का दावा करते हो उस मकान पर आपको स्वामित्व है भी या नहीं है, यही तो विचारण का विषय है। इन पर तो विचारण होगा। लेकिन विचारण में जो समय लगेगा, अगर उस बीच आपको उस मकान से वंचित कर दिया गया और विचारण के अंत में यह पाया गया कि यस मकान तो आप ही का है, तो आपने जो दुख और क्षोभ झेला इसका जिम्मेदार कौन हो, इस स्थिति से आपको बचाने के लिए कानून में अस्थायी अध्यादेश दिए जाने की व्यवस्था ये की गई। यद्यपि यह भी हो सकता है कि आपको अस्थायी अध्यादेश गलत मिल जाए, ठीक है, बाद में वो सेल डीड फर्जी पाई जाए, यह भी संभव है। लेकिन अगर वो फर्जी पाई भी गई तो अधिकतम इतना होगा कि प्रश्नगत मकान अपने स्वामी तक पहुंचने में कुछ समय की देरी, सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन अगर आपको उससे निकाला गया और कहीं आप उसके हकदार पाए गए तो आपको जो क्षति होगी उसकी प्रतिपूर्ति पैसों में संभव नहीं होगी, क्योंकि आपको आपकी चीज से अगर वंचित किया जाए तो आपके मन को जो क्षोभ होगा वो क्षोभ पैसों में आंका ही नहीं जा सकता कि कितना होगा। इसलिए यह दशा आपके पक्ष में अस्थायी अध्यादेश अनुदत्त करने के लिए एक उचित दशा है। लेकिन सेल डीड कम से कम वैसी तो हो जैसी होती है। अगर सेल डीड वैसी भी नहीं है जैसी वो प्रथम दृष्टया होनी चाहिए तो फिर यह प्रश्न दीगर हो जाता है कि सेल डीड जिसने निष्पादित की उसे निष्पादन का हक था या नहीं, ये तो प्रथम दृष्टया ही कानून के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया वो कानून के अनुरूप है तो मामला प्रथम दृष्टया साबित है, ऐसा बोला जाएगा। यही स्थिति हमने उदाहरण सिविल का दिया है, लेकिन आप समझेंगे इसको क्रिमिनल में। न्यायालय के समक्ष जो सामग्री रखी है उस पर विचार किया है न्यायालय ने। अगर कोई सामग्री ऐसी थी जिसको समझने के लिए अभियुक्त की परीक्षा यह आवश्यक थी, वो की है न्यायालय ने। अभियोजन को सुना है, बचाव को सुना है, और इसके बाद न्यायालय ऐसा अनुभव कर रहा है कि यह उपधारणा करने का आधार है। ठीक है, इतना साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि उस साक्ष्य से संभव हो। अगर साक्ष्य तो कहेंगे भी नहीं, हमने आपसे पहले भी चर्चा की है कि जो कुछ अभिलेख पर उपलब्ध है इसे साक्ष्य नहीं कह सकते, लेकिन आरोप की विरचना और बेल का डिस्पोजल, इसके लिए हम इसे साक्ष्य मान लेते हैं। हालांकि हमारी मान्यता का कोई मूल्य नहीं, कानून में मान्यताएं नहीं चलेंगी, लेकिन आदतन हम लोग इसे साक्ष्य कहने लगते हैं। और जैसे स्टे ऑर्डर अलग बात है, अस्थायी अध्यादेश अलग बात है, लेकिन फिर भी स्टे ऑर्डर कहते ही आप अस्थायी अध्यादेश समझ लेते हो। ठीक ऐसे ही यहां पर जो साक्ष्य है, इस शब्द का उच्चारण करने मात्र से आप ये समझ लेते हो कि यद्यपि एक साक्ष्य नहीं है,
लेकिन फिर भी आरोप की विरचना और बेल के डिस्पोजल के लिए हम इसे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। ये ठीक है कि जो कुछ सामने रखा है, जिस पर हमने विचार किया है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अगर इसको साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति से न्यायालय के समक्ष साबित भी कर दिया जाए तो भी अभियुक्त की दोष सिद्धि हो सकेगी। लेकिन जो कुछ सामने रखा है, इससे संदेह से कुछ ज्यादा, मियर सस्पिशन नहीं है, खाली संदेह नहीं है, संदेह से कुछ ज्यादा, किंतु निश्चितता से कम। हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली संदेह उस सामग्री के आधार पर किया जा सकता है, संदेह से कुछ ज्यादा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इतना साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है कि प्रश्नगत मकान जिसमें चोरी हुई उसकी ओर आप ही सुसंगत समय पर जाते देखे गए। संभव यह भी है कि आप उस दिशा में गए हों किंतु उस मकान में न गए हों। संभव तो यह भी है, हम किसी दिशा में जाएंगे तो उस दिशा में स्थित सब मकानों में हम जाएंगे, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। और जिस मकान में चोरी हुई वो जिस दिशा में स्थित है, उस मकान के पड़ोस में जो मकान है वो भी उसी दिशा में स्थित है। तो हम उस मकान की तरफ जाते देखे गए, लेकिन उस मकान में जाते तो किसी ने नहीं देखा। अब यह भी हो सकता है कि उस मकान में जाते देखने वाला मौजूद हो, लेकिन विवेचक से वो मिला ही ना हो। ठीक है ना, संभव तो यह भी है, और संभव यह भी है कि आप निर्दोष हो, आप उस दिशा में भी गए हों, उस मकान की तरफ भी गए हों, किंतु उस मकान में न जाकर उसके पड़ोस के मकान में गए हों, और जहां कोई चोरी नहीं हुई क्योंकि आप चोर नहीं हैं। लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो इसकी मांग कर रही है कि विचारण होना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति संदेह से कुछ ज्यादा पैदा कर रही है। ये उपधारणा करने का आधार है, ये मियर सस्पिशन नहीं है, ये केवल संदेह नहीं है, ये संदेह से कुछ ज्यादा है। हम केवल ऐसा नहीं कह रहे कि सब आपका पूर्व इतिवृत्त, यानी आपकी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आपका जो इतिहास है वो चोरी का है, और सिर्फ इसलिए हम आप पर संदेह नहीं कर रहे हैं। संदेह के पीछे कुछ ठोस वजह है, और जो फैक्ट सिचुएशन ऐसे होती है तो ये कहा जाता है कि ये संदेह करने का सशक्त आधार है, या यूं कहें उपधारणा करने की वजह ये मौजूद है। और जब विवेचना में संकलित साक्ष्य से इस प्रकार की तथ्य स्थिति निर्मित होती है, तब न्यायालय विचारण का करने का निर्णय लेता है और आरोप की विरचना करता है। ठीक है, आरोप विरचना करने का निर्णय वो तभी लेगा जब उसने 239 में डिस्चार्ज नहीं किया है। इससे 239 ये नहीं है, 200, ठीक है, 62 इससे पूर्व की धारा में न्यायालय ने अगर उसने ये पाया होता कि उपधारित करने का आधार नहीं है तो उसने वहीं उन्मोचित कर दिया होता। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझ लेंगे कि अगर मामला समन ट्रायल है जो अगले चैप्टर में आएगा, तो वहां 239 जैसी कोई धारा नहीं है, वहां अभियुक्त के उन्मोचन के लिए कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, कि साहब जो है ये देखा जाए कि जो कुछ विवेचना में संकलित हुआ उसके आधार पर विचारण की जरूरत है या नहीं है। इस प्रकार
कि जांच के लिए वहां पर कोई सेक्शन नहीं दिया गया, तो वहां पर क्या होगा वो जब हम समन ट्रायल पर बात करेंगे तभी करेंगे, इस समय उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर उन्मोचित आप नहीं हुए और न्यायालय ने विचारण का निर्णय ले लिया, क्योंकि यह उपधारणा करने का आधार मौजूद है। और उसने जब उपधारणा करने का आधार मौजूद है तो उसने विचारण करने का निर्णय ले लिया और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में आरोप की विरचना ये कर दी। 60 दिन की बात नहीं आई है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा तो आरोप की विरचना की रीति किस प्रकार की रहेगी वो आपको बताया जा चुका है कि आरोप की विरचना करने में न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखेगा और उसके उपरांत फिर क्या करेगा, तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा। और केवल पढ़कर सुनाया नहीं जाएगा और समझाया जाएगा। कानून बड़ा स्पष्ट है, कानून मियर फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता। सिर्फ पढ़कर सुना देना यह पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ पढ़कर सुना देंगे, उसे कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपने कुछ भी नहीं बताया। देखिए, समझ दो प्रकार की होती है। एक समझ वो है जो अध्ययन से विकसित होती है और एक समझ वो है जो गहरे उतरने से विकसित होती है। एक समझ में फैलाव है और एक समझ में गहराई है। जो समझ कविता की है वो समझ अलग ढंग की है और जो समझ सिद्धांत की है वो समझ अलग ढंग की है। जिस ढंग से सिद्धांतों को समझा जाता है उस ढंग से कविता को समझा नहीं जाता। इसीलिए कविता का पाठ है और सिद्धांतों का अध्ययन है। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, धर्मशास्त्रों का, कविताओं का पाठ करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वही सुंदरकांड रोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आप जो पाठ करेंगे वो तेजी से नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आराम आराम उसका पाठ करेंगे। क्यों? क्योंकि पाठ उसी का किया जाता है जिसको हमें गहराई से समझना है। धर्म हमें गहराई से समझना है। इसलिए धर्मशास्त्रों का, धार्मिक ग्रंथों का हमेशा पाठ होगा। वो जीवन की विभिन्न स्थितियों में पढ़े जाते हैं। आप जो परेशान होते हैं, आपका मन दुखी है, तब आप उन्हें पढ़ते हैं। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो अगर आपने उन्हें उसी ढंग से पढ़ा जिस ढंग से आप सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें से आपको कुछ भी समझ में न तो आएगा न उसमें से कुछ दिखाई देगा। इसलिए धर्मशास्त्रों का पाठ है, कविता का पाठ है और सिद्धांतों का अध्ययन है। यही हम आपसे कहा करते हैं कि बेर ऐसे पढ़िए कि उतरता चला जाए, यानी बिल्कुल धीमे धीमे पढ़िए। जब धीमे धीमे पढ़ेंगे तो उसके शब्दों की खूबसूरती नजर आती है। अगर आपने ऐसे ही पढ़ लिया तो फिर आपको शब्दों की खूबसूरती, ये विचार की सुंदरता ये समझ में नहीं आ सकती। इसलिए अध्ययन नहीं, पाठ चाहिए। अध्ययन सिद्धांतों का है। आप इतिहास का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं, विषयों का अध्ययन करते हैं। कविताओं का, बेर का पाठ होता है और जिस चीज में समझ गहरी चाहिए उसका अभ्यास होता है। इसलिए वकालत का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है।
ठीक है ना। यहां अध्ययन नहीं चाहिए, गहरी समझ चाहिए, और गहरी समझ पाठ से उपलब्ध होती है, ये अध्ययन से उपलब्ध नहीं होती। तो समझ स्वयं दो प्रकार की है, एक समझ फैलाव लिए हुए है और एक समझ गहराई लिए हुए है। ठीक है, तो गहराई की समझ चाहिए। ठीक है, जैसे आदमी का विकास ये दो तरह का है। एक आदमी आदमियत को विकसित कर रहा है अपने में, वो स्थिति का परिवर्तन है। ठीक है, और वो स्थिति में अंदर परिवर्तित होता है। ठीक है ना, वो आप जब अपने में गुणों का विकास करते हैं, एक आदमी का वो विकास है और एक आदमी का बाह्य विकास है। ठीक है, वो बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से बूढ़ा हो गया, ये उसकी काया का विकास है, लेकिन ये आदमियत का विकास उसमें नहीं है। तो हर चीज एक फैलाव लिए हुए है और एक गहराई लिए हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, आरोप को पढ़कर सुना दिया। अगर आप सिर्फ आरोप को पढ़कर सुना देंगे तो वो अभियुक्त जिसे आप विचारित करना चाहते हैं, वो अनपढ़ अशिक्षित भले ही ना हो, लेकिन कानून की तकनीकी भाषा है। जब कानून की भाषा तकनीकी है तो वो तो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती। ठीक है, और अभियुक्त तो अनपढ़ भी हो सकता है। आपने कह दिया कि तुमने हत्या की है और तुमने आदमी को मारा है, इन दोनों बातों में उससे कोई अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन आदमी का मारना उस कोटि का मानववध भी हो सकता है जो हत्या नहीं है, और आदमी का मारना उस कोटि का भी मानववध हो सकता है जो हत्या की परिभाषा में आता है। दोनों बातें हो सकती, और दोनों में से अगर बातें डिफर कर गई हैं तो दंड के पॉइंट पर जबरदस्त फर्क दिखाई देगा। इसलिए सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है, इसलिए लिखा है उन्होंने, वेयर सूत्रबद्ध है। और सूत्र कहते किसको, सूत्र की डेफिनेशन क्या है? सूत्र उसको कहते हैं कि जो कुछ विस्तार में मौजूद है उसको लघुत्तम स्वरूप में प्रस्तुत कर देना ही, ठीक है, चीजों को सूत्रबद्ध रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। वेयर सूत्रबद्ध है। ठीक है, वो जिस वस्तु स्थिति का वर्णन करना चाहता है वो वस्तु स्थिति अलग है, इसलिए कहता है कि आरोप को क्या किया जाएगा, तब आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। ये समझाना न्यायालय का दायित्व है, क्योंकि आरोप की विरचना ये प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, और प्रोसिक्यूशन को करना भी नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूशन क्यों करेगा? आरोप को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कई उपवाक्य। ठीक है, एक मुख्य वाक्य होता है, कई उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और सारे वाक्यों को कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ देते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता क्या होती, जब आप कामा, हलंत, ये लगा, हलंत तो नहीं, कामा आदि लगाकर सेंटेंसेस को परस्पर जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। हमारी आदत कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखने की है, हम अक्सर कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखते हैं, और कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखने की जो आदत होती है वो अक्सर साहित्यकारों की होती है। आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ेंगे या बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस में ही लिखते आपको मिलेंगे। ठीक है, अन्यथा सामान्य व्यक्ति सिंपल सेंटेंसेस में लिखता है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का उपयोग कानून में बहुत होता है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ेंगे वो अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होंगे।
लगा लगा के एंड लगा लगा के वो जोड़े जाएंगे। और जो साहित्यकार होते हैं उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो अक्सर कंपाउंड होते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति का लेखन होता है वो सामान्यतः सिंपल सेंटेंसेस में होता है। तो कहता है आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, और फिर उससे जब समझ लेगा, समझाने में हर बात समझानी है आपको। दंड का विस्तार कितना होगा, क्या किया है उसने, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते, ठीक है, ये सब कुछ समझाएगा। और समझाएगा ये सब कुछ, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगली अपेक्षा हुई है वो अभियुक्त से है, और उस अपेक्षा के मुताबिक समझाया जाना चाहिए, अन्यथा जो अपेक्षा आप कर रहे हो, ठीक है, उस अपेक्षा का उत्तर देने में अभियुक्त समर्थ होगा ही नहीं। अपेक्षा क्या कर रहे हो कि, और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जो उस पर लगाया गया है दोषी होने का विवाद करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है, उसका दावा क्या है, ये आप पूछ रहे हो। तो आप अगर आपको ये बताया ही न जाए कि हम एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट विल बी द सिलेबस, अगर हम आपको सिलेबस की जानकारी न दें और हम कहें कि हम एग्जाम लेंगे, तो ये मेरा अन्याय है और आप परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर सकते। तो ये ठीक है कि यहां समझाने में ये नहीं लिखा है कि आप दंड का विस्तार बताएंगे, आप कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, ये लिखा नहीं है, लेकिन समझाना क्योंकि सूत्र का भाग है, हमने कहा बेयर सूत्रबद्ध होता है, समझाने की अपेक्षा क्यों हुई है, इसलिए कि अभियुक्त अपना दावा बताए, वो अपने मन की स्थिति बताए, वो संबंधित अपराध को स्वीकार करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। आप उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हो, वो कहता है ठीक हमसे मरा, ये सही है, लेकिन हत्या नहीं की हमने, हम तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे, हमने हत्या थोड़ी की, ठीक है। वो अगर आप एक एक चीज उसे नहीं समझाओगे कि उसके ऊपर कौन से अपराध करने का आरोप है, आप खाली कह दोगे तुमने फलाने को मारा है, वो कह देगा हाँ मारा है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है हमने मारा है, लेकिन हमने मारने के लिए नहीं मारा, मारने के लिए मारना डिफरेंट बात है, और डिफेंस यानी प्रतिरक्षा यानी आक्रमण, इसके उत्तर में मारना अपनी सुरक्षा के लिए, ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है ना। रक्षा प्रतिरक्षा इसमें मारना ये डिफरेंट बात है, और मारने के लिए मारना अलग बात है। तो आप एक एक बात समझाइए उसको, उसके ऊपर किस अपराध का आरोप है, क्यों आप उससे अपेक्षा क्या कर रहे हैं समझाने के बाद कि वो बताए कि वो आरोप को स्वीकार करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है, ये बताएगा कैसे, बताएगा तो गलत बताएगा, या चलो समझ लेगा, लेकिन संभावना तो इस बात की है कि एक कोई हो सकता है जो इस बात का, इसकी जानकारी के अभाव में गलत उत्तर दे दे। तो हम प्रक्रिया तो इसलिए बनाते हैं कि एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय न हो। तो प्रक्रिया तो हम पढ़े लिखे सुजान व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं, उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाएंगे जिस अंतिम व्यक्ति का नुकसान प्रक्रिया के अभाव में हो सकता है, ठीक है। इसलिए लिखा है पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, और उसके बाद अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाएगी कि वो अपना मंतव्य प्रकट करे कि वो अपराध को स्वीकार करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। और यदि अपराध को स्वीकार करता है तो ऑटोमेटिकली, ये पहले भी हम कह चुके हैं,
कि आप अभियुक्त को दोष सिद्ध ही कर दो, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप यू आर ए मैन ऑफ अथॉरिटी, आप राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, लोअर जुडिशरी जब पढ़ रहे थे, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने शब्द कहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने शब्द ये कहे हैं कि न्यायाधीश किसी भी लेवल का हो, वो राज्य की सोवरन सत्ता का उपयोग करता है, वो व्यक्ति के संपत्ति, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता इसके संबंध में पहले दिन से निर्णय करता है। तो आप ऐसी जगह बैठे जहां व्यक्ति की संपत्ति, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व, इस पर आप निर्णय लेंगे। आप भगवान की जगह बैठे और ऐसी जगह बैठकर भी अगर आप जल्दबाजी आदि मानवीय दोषों से मुक्त नहीं हो सके, तो फिर आपका ऐसी जगह बैठना बेकार है, या आप किसी भी प्रकार की विचारधारा, किसी भी प्रकार की विचारधारा इसके अधीन होकर निर्णय ले रहे हैं, तो आपसे ज्यादा गंदा आदमी अन्य कोई भी नहीं है कि आप ईश्वर की जगह बैठकर भी, ठीक है, अन्याय करने की दिशा में सोच भी पा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि भगवान राम जब लौटे थे अयोध्या से और भरत उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि राम जब वन को चले गए और भरत ननियाल से लौटे हैं, तो वो कौशल्या को विश्वास दिला रहे हैं कि राम के वनगमन में मेरा कोई दोष नहीं है। तो 20 तरीके की कसमें खाते हैं, और अंतिम जो कसम खाते हैं, वो अंतिम कसम क्या है कि अगर राम के वनगमन में मेरा इतना सा भी दोष हो तो मुझे वो पाप लगे जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय न करने वाले न्यायाधीश को लगता है। इसके मतलब भरत की नजर में इससे बड़ा पाप कोई है नहीं, क्योंकि सारी कसमें खाने के बाद अंतिम कसम वो ये खा रहे हैं। तो न्यायाधीश, ये बहुत बड़ी स्थिति है, ये भगवान की स्थिति है, और वहां बैठकर आप किसी भी प्रकार की मानवीय दुर्बलता से ग्रसित हैं, ये बात अच्छी नहीं कही जा सकती। इसलिए ठीक है, अगर उसने स्वीकार भी कर लिया तो भी क्या लिखा है कि दोषी होने के अभिवाद पर दोषी, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और दोषी होने का, ठीक है, और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोषित कर सकेगा। जो शब्द चयन है विधायिका का, वो अद्भुत है। ठीक है, इससे बढ़िया शब्द चयन हो नहीं सकता। हमने कहा ना कि बेर को ऐसे समझिए जैसे कविता को समझा जाता है, जैसे धर्मशास्त्रों को समझा जाता है, उनका पाठ किया जाता है। इसलिए बेर का पाठ होता है। बेर एक बार पढ़ने की चीज नहीं, ये अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है, ये पाठ की विषय वस्तु है। आप एक बार इसको पढ़कर समझ नहीं सकते, इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अर्थ निकलता है। और ऐसे ही धर्मशास्त्र, उनका पाठ जितनी बार आप करते हैं आपको नई भाव दशा उससे प्राप्त होती है। ये पाठ की चीज है, तो इससे खूबसूरत शब्द नहीं हो सकते। उसने कहा कि यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा। मीनिंग देयर भाई, आप अपने शब्द नहीं मिलाएंगे, आप उस अभिवाद को इंप्योर नहीं करेंगे, आप अपनी सोचें उसमें नहीं लिखा, ठीक है, शामिल करेंगे। Whatever he has said, आप you must regard that, आप कुछ भी उसमें ना मिलाएं, क्योंकि एक ही बात कई तरीके से कही जा सकती है और एक ही शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं अगर जो परिस्थितियां हैं वो अलग ढंग की हो।
अगर कोई कुछ मांगने आया है और वो वोट नहीं है, ठीक है, तो मत दो इसका अर्थ निषेध, नकार के तौर पर निकाला जाएगा। और जब चुनाव में कोई उम्मीदवार आपके पास मांगने आएगा तो मत दो, इसका डिफरेंट अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। शब्द वही रहेंगे, परिस्थितियां अर्थ बदल देंगी, ठीक है ना। तो जरूरी यह है कि हम परिस्थितियों का वर्णन सफल नहीं भी कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो शब्द उसने उच्चारित किए हैं ठीक वही लिखिए, उनके पर्यायवाची, उनके समानार्थी आदि शब्दों का प्रयोग वर्जित है। अभिवाद को लेखबद्ध करेगा, उसमें वो डॉट एरिया का रहने वाला है। ये कैसे मान लिया जाए कि उसने शुद्ध खड़ी बोली में, ठीक है, मारने की अभिस्वीकृति की होगी, ये कैसे मान लिया जाए? इसका मतलब ये आपने अभिलिखित किया है, ये उसका अभिवाक नहीं है, और उसका अभिवाक इससे मिलता जुलता अगर आपके कथनानुसार मान लिया जाए कि इससे मिलता जुलता था, तो फिर इससे बिना मिलता जुलता भी अभिवाक हो सकता है, इसकी संभावना पैदा हो जाती है। और इस संभावना को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हमने अन्याय का रास्ता खोल दिया। आज भले ही अभिवाक को उसी रूप में दर्ज न करने वाला सुकरात था और उसने उसी अभिवाक को समानार्थी शब्दों में अभिलिखित कर दिया, लेकिन कल इस अभिवाक को लेखबद्ध करने वाला कोई भ्रष्ट और रिश्वती जज भी हो सकता है, या इस अभियुक्त का कोई दुश्मन, इससे कोई नाराज व्यक्ति भी न्यायाधीश के तौर पर इस अभिवाक को लेखबद्ध करने वाला हो सकता है। और तब हमने बदलाव के लिए रास्ते खोल दिए, हमने बदलाव की संभावनाएं स्वीकार कर ली, और तब इस अभियुक्त का नुकसान हो जाने की संभावना ये हमने प्रक्रिया में स्वीकार कर ली है। इसलिए प्रक्रिया साफ कहती है उस अभिवाक को लेखबद्ध करेगा। अगर यह साबित किया जा सका विचार न्यायालय के समक्ष ये वो अभिवाक नहीं है जो अभियुक्त ने उच्चारित किया था, तो दो स्थिति अपास्त होगी, और यह बड़ी कठोर स्थिति होगी कि अगर यहां पर हमने थोड़ा सा भी शिथिलता बर्दाश्त कर ली तो स्थिति क्या बनेगी कि उसके कन्फेशन पर यह दो सिद्धि होगी, और कन्फेशन के विरुद्ध अपील होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि अंडर आर्टिकल 226 या 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या 134 क्रिमिनल अपील, लेकिन वो बड़ी कठिन स्थितियां हैं, कठोर स्थितियां, ठीक है, आसान नहीं है वो सारी प्रक्रिया, और वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी के लिए लोअर जुडिशरी ही लोअर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी ही जुडिशरी है। आम आदमी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये गूलर के फूल हैं। वहां हाई कोर्ट तक तो आप तब भी पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो आज भी एक आम व्यक्ति के लिए गूलर का फूल है। कहने पर को आप कह दो 136 से 134 है, जा पाओगे वहां? ठीक है, जाने के लिए जो कुछ चाहिए वही नहीं है आपके पास। इसलिए प्रक्रिया को एकदम शुद्ध रखने की कोशिश हुई है, और उसने कहा उस अभिवाक को लेखबद्ध करेगा। अभिवाक को लेखबद्ध कर देने के बाद भी न्यायाधीश महोदय से अपेक्षित है कि वे स्वविवेक से निर्णय करें, ठीक है, स्वविवेक से निर्णय करें, और विवेक युक्त निर्णय। विवेक सिर्फ बुद्धि नहीं है, विवेक से निर्णय ये बुद्धि का निर्णय नहीं है, या यूं कहें विवेक का निर्णय सिर्फ बुद्धि का निर्णय नहीं है। विवेक का निर्णय अंतरात्मा का निर्णय है, ऐसे माने। विवेक का निर्णय बुद्धि का निर्णय नहीं है। बुद्धि का निर्णय तो यह कहेगा कि शीघ्रता की जानी चाहिए, और जब वो कह ही रहा तो फिर दिक्कत क्या है? बुद्धि का निर्णय तो यह कह रहा है कि व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध निर्णय नहीं लेता,
और जब वो जानता है कि उसे सजा हो जाएगी फिर भी कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि झूठ बोलकर अपने को खतरनाक स्थिति में डाल लेने का जो साहस कहें या मूर्खता कहें, ये कौन करेगा? बुद्धि इस दशा को सोच भी नहीं सकती, बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती, वहां तक तो जाने का मार्ग दिल से गुजरता है। कि कई बार आदमी इमोशनल होता है, क्योंकि इमोशन का स्थान ये नहीं है, ये है। और इमोशंस में वो भी स्वीकार करता है जो उसने नहीं किया, और जिसके कारण से वो दायित्व के अधीन आएगा वो भी मान लेता है। लेकिन न्यायाधीश अगर न्याय के स्थान पर बैठकर न्याय नहीं करेगा, भगवान की जगह पर बैठकर अगर भगवत्ता का आचरण नहीं करेंगे आप, ये बहुत खराब बात है। इसलिए स्वविवेक का अनुसार, उससे स्वविवेक के अनुसार निर्णय लेने की अपेक्षा हुई है, बेर के मुताबिक नहीं, बुद्धि के मुताबिक नहीं, स्व विवेक के मुताबिक। हमने कहा ना, बेर के शब्द अद्भुत हैं, इनक्रेडिबल हैं, उनका पाठ करेंगे तब वो शब्द समझ में आते हैं, उनका अध्ययन किया तो आप उस भावना से चूक जाते हैं जो कानून की भावना रही होगी। उसने कहा कि स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। अब स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा, इस पूरी लाइन पर अगर हम विचार करें तो जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निष्कर्ष ये कहता है, हम आपसे कहें कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति हो तो तुम अपने विवेक के मुताबिक, ठीक है, चाहना तो ऐसा कर लेना। इसका मतलब यह होता है कि जब अन्य कोई रास्ता ना हो तो ऐसा कर लेना। यानी यहां पर स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। जब उसने स्वीकारी कर लिया फिर स्वविवेक की शर्त लगाना, ये संकेत, ये इशारा, ये किस ओर है? ये संकेत और इशारा ही इस ओर है कि क्यों कर रहे हैं दोष सिद्ध भाई, उसकी संस्वीकृतियां, उसके कन्फेशन के आधार पर क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास साक्ष्य मौजूद है जिसके आधार पर आपने आरोप की विरचना की है, तो आप क्यों कर रहे हैं? हां, कोई अपवादिक परिस्थिति है, सारा साक्ष्य या सारे साक्षी मर चुके हैं, साक्ष्य को विधि अनुसार साबित करने की जो संभावनाएं या स्थितियां हो सकती हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। कोई ऐसी दशा अस्तित्व में आ गई, और जो अपराध है वो इतना घिनौना है कि लगता ऐसा है कि आदमी ने आत्मग्लानि में, भाई आदमी को पश्चाताप होता है, आदमी को अपने से ही घृणा हो जाती है कई बार, ठीक है, तो उसमें इसने स्वीकार किया है। अब इस दशा में आप स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर दे तो ठीक, अन्यथा स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना, स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता आदमी को, ठीक है। तो जो बेयर की भाषा है, अगर इसे ठीक ठीक आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहां पर भले ही स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध करने की स्थिति न्यायाधीश के समक्ष आ जाए, लेकिन फिर भी सामान्य परिस्थितियों में उसे दोष सिद्ध न करने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और यही केसला है। जो केसला होता है वो वही होता है जो होना चाहिए, तो केसला में न्यायालय ने न्याय किया है, और न्याय का मतलब क्या है? जो होना चाहिए वही हुआ है, ठीक है। तो कहता है स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है, और जो विवेचना या व्याख्या है उसके मुताबिक इसे ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि यदि कोई अपवादिक परिस्थिति न हो, ठीक है, तो उसे दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए अपने विवेक के मुताबिक। और जब अपवादिक परिस्थिति, यह हमेशा तो होगी नहीं, कभी कभी होगी,
तो सुविवेक का अनुसार अगर दोष सिद्ध कर दिया तो कोई बात ही नहीं, अब तो दंड के प्रश्न पर उसकी सुनवाई होगी। अब दो स्थितियां हो सकती, या तो मजिस्ट्रेट पूर्व की सीआरपीसी की धारा 360 जो उसे दोष सिद्ध अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ने की सुविधा देती है, उसके मुताबिक परिवीक्षा पर छोड़ने का निर्णय यह कर ले। या चूंकि अब मजिस्ट्रेट ट्रायल की हम लोग बात कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट की विचारण की शक्ति, ठीक है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों तक विस्तृत है, किंतु उसकी दंड देने की शक्ति इस पर सीमा आरोपित है। तो अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यह दोष सिद्ध हमने कर दिया किंतु हम इसे पर्याप्त रूप से दंडित नहीं कर सकते, तो 325 पूर्व की सीआरपीसी का सेक्शन जो अब बदल गया है उसके मुताबिक कार्रवाई करेगा और मामला दंड की ओर बढ़ जाएगा। यह पूर्व दोष सिद्धि के कारण अगर वर्धित दंड यह दिया जाना है तो पूर्व की सीआरपीसी की धारा 211(7) और अब वर्तमान में 234(7) उसके मुताबिक आरोप की विरचना करेगा और फर्दर एक्शन लेगा। लेकिन अगर उसने यह निर्णय किया जो सामान्यता वो करेगा, और इसीलिए कचहरी में आप देखते हैं सामान्यता विचारण ही होता है। आज तक 24-25 साल की वकालत में हमने तो देखा नहीं, हालांकि 24-25 साल की वकालत में किसी ने कन्फेस किया भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन आमिर अजमल कसाब ने कन्फेशन किए थे जो बंबई हमले 26/11 ही था ना उसका जो अक्यूज, लेकिन कन्फेशन पर निर्णय नहीं हुए थे, एविडेंस लाया गया था और यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साक्ष्य के आधार पर निर्णय होना चाहिए। दुनिया को यह कहने का अवसर न मिले कि हमने ट्रायल विचारण का दिखावा किया और उसके कन्फेशंस के आधार पर निर्णय किया। जब मामले में साक्ष्य है तो क्यों उसके कन्फेशन पर हम निर्णय करें? हजारों लाखों साक्षी मौजूद है, तो किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए जब हमें साक्ष्य उपलब्ध है तो हम कन्फेशंस पर अपना मामला आधारित क्यों करें? ठीक है, तो कुल मिलाकर विचारण साधारण स्थितियों में एकमात्र निर्णय। अब जब विचारण ठीक है किए जाने का अभियुक्त ने भी दावा कर दिया या स्वविवेकानुसार मजिस्ट्रेट ने उसे दोषित न करके विचारण किए जाने का निर्णय ले लिया, विचारित किए जाने का निर्णय ले लिया, तब आगे क्या होगा? ठीक है, ये तो हो ही गया दोषी होने के बाद पर दोषित, तब अभियोजन के साक्ष्य की स्थिति आ गई और यहां क्या कह रहा है 265(1) में कि यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार कर देता है, यह भी स्थिति आ सकती है, वो अभिवचन करे ही ना, और यह भी हो सकता कि इनकार कर दे कि हम कुछ नहीं कर रहे, दोनों स्थिति हो सकती। ठीक है क्या हम लोग चीजों को दो ठीक है दो आयामों पर सोचने के आदी हैं। ठीक है, हमें चीजों के 2 डायमेंशंस दिखाई देते हैं जबकि चीजों के 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, आपने ये लैपटॉप देखा तो आप एक आयाम हैं, आप कौन हुए? दर्शक, और लैपटॉप क्या हुआ? दर्शित। लेकिन दर्शन जो लैपटॉप का हुआ यह तीसरा आयाम है और यह दर्शन देखा नहीं जा सकता, दर्शन अदृश्य है, इसी को त्रिवेणी कहा जाता है। शायद संगम में जिस त्रिवेणी का जिक्र हुआ है वहां सरस्वती अदृश्य है क्योंकि सरस्वती बोध का प्रतीक है, यहां भी तो सरस्वती अदृश्य है। शायद जो बात कही गई होगी कि त्रिवेणी में नहाने से
मोक्ष मिलता है, वो इसी घटना को प्रतीकों के माध्यम से आपके सामने रखा गया होगा। क्योंकि वहां एक क्या है, जब आप ये समझ लेते हैं कि जो जाता है, ठीक है, जो 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 जानता है और जो जाना गया वही दो नहीं है, बल्कि जिसे जाना गया उसका ज्ञान, यह भी तीसरी चीज है और यही महत्व की चीज है, और यह अदृश्य है। ठीक है, ज्ञान दृश्य नहीं है, ठीक है ना। जो जानकार है वो दिखेगा, जो जाना गया वो दिखेगा, ठीक है, लेकिन जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो नहीं दिखेगी। ठीक है, इसीलिए गंगा एक का प्रतीक है, यमुना एक का प्रतीक है और सरस्वती अदृश्य है, और जो इसे जान लेगा, ठीक है, वही मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को पा जाएगा। शायद उन प्रतीकों से यही कहने की बात हुई है। 3 डायमेंशंस हैं किसी भी घटना के, 3 तरह से सोचा जाता है, ठीक है, और हर चीज 3 में अभिव्यक्त है, ठीक है। इसके पार ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 3 में अभिव्यक्त ना हो, इसीलिए कहते हैं थर्ड डायमेंशन। जो थर्ड डायमेंशन है यह हमेशा अदृश्य रहेगी, थर्ड डायमेंशन दिखती नहीं है, ठीक है। तो अब जब क्या हुआ है, अभियुक्त ने अभिवचन करने से इनकार कर दिया, ठीक है, वो स्वीकार कर सकता था, वो इनकार कर सकता था, और वो चुप भी रह सकता था। हमने कहा ना, हर चीज 3 तरह से अभिव्यक्त होगी, ठीक है, हर चीज 3 तरह से अभिव्यक्त होती है। दुष्करण है, अपकरण है, ठीक है ना, और अकरण है, ठीक है। 3, हर जगह 3 रहेंगे, और थर्ड डायमेंशन हमेशा अदृश्य रहेगा। अकरण, हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ न करना देखा नहीं जा सकता, करना देखा जा सकता है, गलत तरीके से करना देखा जा सकता है, लेकिन कुछ न करना देखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। ये जो थर्ड डायमेंशन है ये हमेशा अदृश्य रहेगी, और शायद प्रतीकों में इसी को कहने की बात हुई है कि सरस्वती अदृश्य है, वो बोध का प्रतीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है, शायद वही बात अभिव्यक्त हुई है। तो आप देखें, हम बार बार कहा भी करते हैं, मुक्ति इतनी आसान अगर होती है कि जाकर सिर्फ संगम में नहा लेने से मुक्ति मिलती है, तो फिर बुद्ध क्या बेवकूफ थे, महावीर क्या मूर्ख थे, हमारे ऋषि मुनि क्या उन्हें अकल नहीं थी, ठीक है, कि वो, ठीक है, ईश्वर की आराधना वर्षानुवर्ष क्यों करते रहे, जाके त्रिवेणी नहा लेते हैं। त्रिवेणी में प्रतीकों के माध्यम से जो कहने की चेष्टा की गई है, वो शायद बात यही है कि जीवन 3 डायमेंशंस में अभिव्यक्त होता है, या किसी भी चीज के 3 आयाम होते हैं, और थर्ड डायमेंशन हमेशा अदृश्य है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां भी इनकार कर सकता था, स्वीकार कर सकता था, और कुछ ना करता, यह भी कर सकता था, और तीनों ही दशाओं में स्वीकार करेगा तो सुविवेकानुसार दो सिद्ध करना चाहिए, जो कि लगभग नहीं करना चाहिए, ऐसी दशा आ गई है, ठीक है, और उसने नहीं किया, तभी आगे की बात चल रही है। तो अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है, यह विचारणा किए जाने का दावा करता है, यह मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 264 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है, जो चौथी स्थिति है, ठीक है। वो मजिस्ट्रेट का विकल्प था, उसने नहीं किया, तो वह मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा, वो तारीख नियत करेगा। ये आप लोग पहले से भी जानते आए हैं, आपने सेशन ट्रायल में भी देखा है कि आरोप की विरचना और साक्ष्यों की परीक्षा, इसके बीच अंतराल चाहिए, इंटरवल चाहिए। अगर अंतराल नहीं है तो आप न्याय नहीं कर रहे, न्याय का दिखावा करना। अभी आपने आरोप लगाया, हमें प्रतिरक्षा पर सोचने का अवसर ये आप देंगे या नहीं?
क्योंकि कहते हैं जल्दी का निर्णय शैतान का निर्णय है। ठीक है, शैतान का निर्णय क्यों? क्योंकि अभी तो घटना का कुहासा आपके मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है। अभी तो मन और मस्तिष्क अपनी स्वाभाविक दशा में ही नहीं है। वे अपनी स्वाभाविक दशा में तो आए हैं। तभी कहा जाता है कि अगर कोई गुस्सा करे, कोई गाली दे, तो अगर आपको गुस्सा आए तो 2 क्षण रुक जाना, और फिर अगर लगे कि नहीं उत्तर देना ही चाहिए तो भले ही उत्तर दे देना। और 2 क्षण अगर आप रुक गए तो फिर उत्तर देना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि गाली इसने दी होगी और इसकी गाली इसी के साथ है। इसकी गाली से न मेरा अपमान हुआ और न ये मेरी प्रशंसा कर देता तो मेरा सम्मान होता। इसकी गाली निरर्थक है और उस गाली की निरर्थकता ये आपके ध्यान में आ जाएगी और फिर गुस्सा असंभव हो जाएगा। इसीलिए कहा जल्दी का काम शैतान का काम है। यहां अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख नियत करने की जो अपेक्षा है वो इसी वजह से कि तारीख नियत की जाएगी ताकि सोचने और समझने का अवसर ये प्राप्त हो। और उसके बाद ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है। ऐसी नियत तारीख पर, यानी अगर नियत तारीख आ गई और उस दिन अभियोजन का समस्त साक्ष्य लेने की सुविधा न्यायालय के पास हुई तो सब साक्ष्य उसी दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो सब साक्ष्य उसी दिन लिया जाएगा और तब आप मना नहीं करेंगे, आप चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है, हां इतना चुनाव आप जरूर करेंगे कि जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वो साक्ष्य है भी, साक्ष्य के नाम पर कुछ भी तो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अभियोजन के समर्थन में सब साक्ष्य लेगा। जो साक्ष्य की परिभाषा में ही नहीं वो क्यों लेगा? डेफिनेशन है साक्ष्य आना चाहिए, साक्ष्य की डेफिनेशन क्या है ये इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा। लेकिन अगर वो साक्ष्य की परिभाषा में है तो यू आर नॉट अलाउड टू मेक ए सिलेक्शन। फिर एज ए न्यायाधीश आप इस बात के लिए अनुमित नहीं है कि आप चयन करो कि ये वाला लेंगे ये वाला नहीं लेंगे, सब लेंगे आप। ठीक है ना, चयन की सुविधा नहीं है न्यायाधीश के पास। आप देखिए प्रक्रिया कैसे सुंदर ढंग से बनाई गई। अगर चयन की सुविधा हो तो न्यायाधीश महोदय कुछ भी कर सकते हैं, उसने कहा सब साक्ष्य लिया जाएगा और उसी दिन लिया जाएगा अगर सुविधा है। नहीं है तो हम लोग देखेंगे पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन कोड कर रहे हैं 300 से लेकर 327 तक जांचों और विचारणों के संबंध में साधारण उपबंध, वहां 309 ये था और 309 ये सुविधा देता है क्रिमिनल कोर्ट को कि अगर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उचित समझता है कि किसी भी वाद की सुनवाई किसी अग्रिम तिथि के लिए स्थगित कर दी जाए तो वह ऐसा कर सकेगा। और न्यायालय में जो स्थगित होता है रोज वो 309 में ही स्थगित होता है। ठीक है ना। अब चूंकि न्यायालय को बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए रूटीन में आप वहां देखते हैं कि अगली तारीख के लिए एक साक्षी परीक्षित हो गया, क्योंकि यही मामला तो नहीं है, अन्य मामले भी हैं, उनमें भी साक्षियों की परीक्षा होनी है, इसी सीआरपीसी के मुताबिक होनी है। तो फिर क्या करते हैं, एक साक्षी परीक्षित हो गया या उन्होंने टाइम मांग लिया तो स्थगन 309 में हो गया, अब अगली डेट पे फिर होगा। लेकिन सुविधा है तो सब साक्ष्य ऐसी नियत तारीख पर लिया जाएगा। ये जनरल सेक्शन, ये जनरल स्थिति 243(1) में वर्णित हो रही है। उसके बाद क्या कहता है, परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अग्रिम रूप से प्रदाय करेगा। ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, अब एक नई बात आ गई। हालांकि पीछे उन्होंने कहा है कि 207 के उपबंधों का अनुपालन हुआ या नहीं ये आप देख लेंगे शुरुआत में, लेकिन यहां एक बार फिर रिमाइंड किया गया और ये गलत भी नहीं है, पुरानी सीआरपीसी में नहीं है, अब बीएनएसएस में आया है कि यहां ये तय कर सुनिश्चित करेगा न्यायालय कि जिन भी साक्ष्यों के कथन
अभिलिखित किए जा रहे हैं साक्ष्य के तौर पर। यदि उन्होंने अन्वेषण के दौरान कोई कथन अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किए हैं तो वे पहले ही एडवांस में अभियुक्त को मिल जाए, ताकि वो धारा 162 सीआरपीसी पूर्व का सेक्शन, वर्तमान में 180 नहीं 181 होगा, 181 सीआरपीसी, उसमें वर्णित तरीके से उन कथनों का उपयोग इस साक्षी के वर्तमान कथनों के खंडन के लिए कर सके। इसलिए क्योंकि उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना होगा, तो इसलिए यह पहले ही तय किया जाएगा। सबसेक्शन 2 फिर कहता है मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। यहां पर हमने पिछली बार भी चर्चा की, क्योंकि अभियोजन के पास सब साधन है, इसलिए एक प्रोविजन रखा गया कि अगर अभियोजन निवेदन कर रहा है तो वो अभियोजन के निवेदन पर सम्मन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए, दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए। अन्यथा अभियोजन स्वयं भी बुला सकता है। सम्मन जारी नहीं हुआ सिर्फ इस कारण से किसी का साक्ष्य लेने से इनकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और अभियोजन के समर्थन में जो साक्ष्य पेश किया जाए वो सब लेगा। इसमें यह सुनिश्चित करना न्यायालय की जिम्मेदारी बताई गई है कि सारे मटेरियल विटनेस यानी जो तात्विक साक्षी हैं वो न्यायालय के समक्ष पेश हों। यद्यपि एक ही तथ्य के अनेक साक्षी होने की दशा में अभियोजक उसके पास भी यह सुविधा है कि वो एक तथ्य पर कितने साक्षी प्रस्तुत करे, ये वो सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन मटेरियल विटनेस जैसे आई विटनेस 5 है, तो पांचों आई विटनेस तो पेश होने ही चाहिए, ठीक है ना, मटेरियल विटनेस। अब 5 साक्षियों में से 3 एक परिवार के हैं और 2 स्वतंत्र हैं, तो 2 स्वतंत्र परीक्षित करा लीजिए, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, उनसे सही बात निकलने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। और जो परिवार के हैं उनमें से 1 या 2 करा लीजिए। यानी मटेरियल विटनेस कौन से हैं, इस पर अभियोजक और न्यायालय को अपना दिमाग लगाना चाहिए और सारे तात्विक साक्षी प्रस्तुत होंगे। और अगर अभियोजन नहीं करेगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे पूर्व की सीआरपीसी का सेक्शन 311 है जो न्यायालय को सशक्त करता है कि अगर किसी साक्षी की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष न्याय के उद्देश्य से होनी ही चाहिए थी और उसे किसी ने भी परीक्षित नहीं कराया, तो न्यायालय स्वयं उसे आहूत करके उसकी परीक्षा कर सकता है। तो आप यहां देखेंगे कि सम्मन जारी कर सकता है अभियोजन के निवेदन पर, और ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है। न्यायालय से यह भी अपेक्षा है कि कोई साक्षी नहीं आया, तुम कहो कि हमने ठीक है दोष मुक्त कर दिया क्योंकि तुम तो ला ही नहीं पाए अभियोजन अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसलिए दोष मुक्त नहीं। न्यायालय इसके लिए नहीं बैठा है। आप इस संहिता द्वारा आप में निहित संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेंगे। साक्षी आए कैसे नहीं, अभियुक्त कैसे आता है तुम्हारे सामने, आप सारी यादें शिकायत उसके खिलाफ जारी करेंगे।